हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर जो रियर में मोनोशॉक आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको दे सकती है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं ऑफ 2024 TVS Apache RTR 164V with ride mode special edition dual channel ABS version with one of its very tough competitor that is 2024 Honda Hornet 2.0। अब देखिए, भले इंजन सीसी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा लेकिन पावर जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर मिलेगी। साथ ही और भी कई चीज़ें हैं जो सिमिलर मिलेगी, लेकिन कई चीज़ें हैं जो आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट भी दिखेगी दोनों में, जिसके बारे में आगे हम लोग यहाँ पर अभी खुल के बात करने वाले हैं, जैसे कि फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज। लेकिन आज यहाँ पर वीडियो का जो मेन मुद्दा रहेगा वो है राइड की। राइड करते वक्त आप लोग को यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आएगी एंड इस डिफरेंस के आधार पर दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा, यही आज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले छोटी सी वॉक अराउंड शेयर में आप लोगों के साथ करना चाहूँगा ताकि की डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को बता सकूं। प्राइस अगर आप लोग देखते हैं, होंडा हॉर्नेट 2.0 1,73,480 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पर ऑन रोड देखने में मिल सकती है, लेकिन अपाचे 164V ये डुअल चैनल एबीएस वर्जन अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को 1,68,500 में देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटा 5,000 तक का प्राइस गैप है। अब आपके एरिया में ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्ज। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है प्लीज़ इसे कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब देखिए, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प का तो सेटअप मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर है और यहाँ पर हॉर्नेट में आपको एलईडी मिलेगी और साथ ही यहाँ पर आपको हज़ार्ड का भी ऑप्शन मिला जो वहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर यूएसडी है, अपाचे में नहीं है। 110 सेक्शन की टायर हॉर्नेट में, वहाँ पर 90 सेक्शन की टायर, 270 mm की पेडल डिस्क, 276 mm की पेडल डिस्क। कितना अच्छा यहाँ पर आपको फीडबैक मिलेगा वो तो चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन इंजन के बारे में अगर स्पेसिफिक बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को होंडा हॉर्नेट 2.0 में 184cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी एयर कूल है, ठीक है। और अगर आप लोग पावर देख रहे हैं 17.26 या फिर 17.3 PS तक की जो मैक्स पावर है विद 16.9 न्यूटन ऑफ टॉर्क, ये आप लोगों को मिलेगा विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच। अब देखिए, स्लिप एंड असिस्ट क्लच डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, 17.55 PS तक की पावर, और टॉर्क थोड़ी सी कम है, 14.73 न्यूटन तक की आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को भले स्लिप एंड असिस्ट क्लच ना मिल रहा हो, लेकिन 3 मोड आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि अर्बन रेन एंड देन आप लोगों को जो स्पोर्ट मोड है वो मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 800 m तक की सीट हाइट, यहाँ पर आप लोगों को 795 की सीट हाइट और स्प्लिट सीट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। कुशिंग वगैरह के बारे में आप लोगों को आगे में चलते हुए बताऊंगा, लेकिन हाँ, दोनों में ही अगर आप लोग बाइक मैनेज करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5'2" तक की हाइट काफ़ी होगी दोनों ही बाइक को मैनेज करने में। और देखिए दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को जो एग्जॉस्ट है वो भी रेगुलर मिल रहा है। तो सबसे पहले जो आवाज़ है वो मैं आप लोगों को सुना दूं ऑफ होंडा हॉर्नेट 2.0। ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 को सुन लिया है और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूं ऑफ अपाचे 164V। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट मिलता है। तो ये दोस्तों, आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइकों की बिल्कुल सुन लिया। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ऑल डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो मिलेगी। लेकिन डिजिटल तो आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल देखने में मिल रहा है, लेकिन साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मोड भी मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को अर्बन, रेन और जो स्पोर्ट मोड है ये भी आप लोगों को चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अर्बन और रेन मोड में मैक्सिमम माइलेज और स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल ही मिलेगा, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोग को यहाँ
वाइपर, स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर विद बैटरी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम के साथ बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। बाकी ये मिरर्स वगैरह कितना सही आप लोगों को व्यू देती है, आगे चलते हुए इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात कर लिया, मेन चीज़ें बता दी है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन दोनों को राइड कंपेयर करके देख लेते हैं। दोस्तों अब राइड जो कंपैरिजन है शुरुआत करेंगे विद होंडा हॉर्नेट 2.0। अब देखिए पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, यहाँ पर 17.3, वहाँ पर 17.55, लेकिन डेफिनेटली टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 15.9, 16 पे आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर तक की मिल रही है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अपाचे 164V। तो सबसे पहले आज इसी को चलाते हैं, इसी बाइक को, एंड देन कंपेयर करेंगे विद अपाचे। समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जब हम लोग मतलब टॉर्क कम में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर करीबन आप कह सकते हैं 14.73 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क है, ये जो टॉर्क का डिफरेंस है क्या वहाँ पर समझ में आती है या नहीं। अब देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर सीट पर बैठ रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी जो सीट हाइट है वो आप लोग को 5 mm कम मिलेगी, 795 mm की। लेकिन जब आप बैठ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली आप लोग को रेयर फिटेड फुटपेग जो है वो मिल रही है, और सीट जो है ना आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल है, थोड़ी सी टाइट साइड पर ही है, मतलब थोड़ी सी वो जो हार्ड वाली फील है वो आपको बिल्कुल होने वाली है। आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना पड़ रहा है। और चलिए अब यहाँ पर जो व्यवहार था वो मैंने दे दिया आप लोगों को, और अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह भाई बढ़िया खींचती है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, एक स्लिप मैंने मिस किया था अभी। तो एक बात तो देखिए ये है कि शुरुआत से ही ना वो जो पावर टॉर्क की एक जो बात है ना वो आप लोगों को फील बिल्कुल यहाँ पर होगी। लैग कहीं पर आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रही है ये बाइक। और देखिए अब जब मैं पावर टॉर्क कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब आप 200 सीसी की बाइक 250 सीसी की बाइक के साथ कंपेयर करेंगे। 160 180 सीसी के हिसाब से जैसा होना चाहिए आपको, मतलब काफ़ी बढ़िया ही आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं ओवरऑल फील है वो ही आप लोगों को निकाल कर बिल्कुल दे रही है। और देखिए मेरे हिसाब से सीट जो है वो आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो रही है, स्पेशियस तो है ही, बाकी थोड़ी सी टाइट है वो मैंने आप लोगों को कहा है, थोड़ी सी हार्डर साइड पर है। लेकिन अगर आप लोग पिलियन के साथ भी बैठ रहे हैं, सीट की स्पेस में कोई कमी नहीं है, या फिर अगर आप लोग पिलियन के साथ भी लोड कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को मतलब कोई कमी यहाँ पर फील नहीं होगी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और एक बात है, जब आप इसको देख रहे हैं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आप लोगों को मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये देखिए जो क्लच है ना ये आप लोगों को थोड़ी सी हल्की ही महसूस होगी, ठीक है। और इसके मुकाबले अपाचे कैसे हो तो उसके टाइम पर ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि स्लीपर क्लच है तो टेस्ट करना भी बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप गियर देख रहे हैं ना, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का से एफर्ट के साथ आप लोगों को करना पड़ रहा है। बाकी स्मूथनेस के साथ ये शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि इसमें आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो मिल रहा है, तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं, 70-80 तक ले चलेंगे एंड देन गियर डाउन करके देखेंगे। एंड ये देखिए 4 मतलब 5 पर थे, 4 पर आ गए, 3 पर आ गए, 2 पर आ गए, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने पट से इसकी जो क्लच थी वो भी छोड़ दी है। अमूमन क्या होता है जब आप जैसे मैं अभी हाईवेज पर हूँ, ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है कि हाईवे पर चलाते हुए सामने कुछ आ जाता है, या फिर किसी भी कारण की वजह से आपको जब स्पीड स्लो डाउन करना होता है, आप गियर डाउन करते हैं और जैसे क्लच छोड़ देते हैं पिछला टायर स्लिप कर जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, वो गियर डाउन करने पे, एग्रेसिव गियर डाउन करने पे रियर टायर जो वो स्लिप नहीं करेगी, वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, वो मैंने आप लोगों को टेस्ट करके भी बता दिया है। तो एक सेफ्टी जो है बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ऐड हो जाती है। एक्सीलरेशन टेस्ट तो मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को USD मिल रहा है, तो कितनी अच्छी आप लोग यहाँ पर ये गाड़ी के साथ खेल सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इसको मैंने यहाँ पर मतलब वो लिटाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में जो कॉन्फिडेंस है ना वो आप लोगों को 1 सेकंड के लिए भी लूज़ नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा कॉर्नरिंग करते वक्त। और चलिए अब इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर पे मैंने इसको डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। सिक्सटी आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 नाउ। एंड भाई देखो मक्खन की तरह क्रॉस कर जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे जैसे कि कोई बात ही ना हो। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वाइब्रेशन का एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फील नहीं हो रही है। बाकी हाँ, एक बस जो है वो आप लोगों को फील होगा कहाँ पर, फुट पेग्स पर, वो भी तब जब आप यहाँ पर 90-95 ऊपर क्रॉस कर रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए वैसे तो हर एक रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, उसको मान के चलिए, फिर आप अपने हिसाब से चलिए, जिस भी स्पीड पर है कंफर्टेबल है 60-70 मतलब अपने हिसाब से चलाइए, सेफ चलाइए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग 105-10 तक भी देख रहे हैं ना, तो भी आप आराम से एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। और जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि वाइब्रेशन
बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं हो रही है। कंफर्टेबल राइड तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी देखते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ, सामने में आप लोगों को 110 सेक्शन की टायर, रियर में आप लोगों को 140 सेक्शन की टायर मिल रही है। तो देखिए ऑन पेपर तो सही लग ही रही है, और जब आप रोड पर चला रहे हैं ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी भी अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। और जहाँ तक बात है कि भाई इंजन में कोई हीटिंग इशू है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूलिंग तो है नहीं। देखिए बाकी ये बाइक तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इससे पहले भी इस बाइक को मैंने काफ़ी बार चलाया हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि 50-60 किलोमीटर भी एट अ स्टेज राइड किया हुआ, लेकिन मुझे नई बाइक में भी बहुत ज़्यादा कोई जो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है। और देखिए अगर कुछ हीटिंग इशू वगैरह होती भी है ना, तो वो भी जब आप 2 सर्विस वगैरह करा लेते हैं तो वो भी हीटिंग इशू बहुत कम हो जाती है। अगर है, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर होगी भी तो सर्विस के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है वो। और अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, देखिए 184 सीसी की बाइक है, उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 40 तक माइलेज भी एक्सपेक्टेड है, और मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अगर आप लोग मान के चलिए 60-70 की स्पीड पर चलाते हैं, बहुत ज़्यादा गियर वगैरह चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब मान के चलिए आप राइड कर रहे हैं, 5th गियर पे आपने रख दिया है, 50-60 की स्पीड पर आप चला रहे हैं, ठीक है, बार बार गियर अगर आप लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इतना माइलेज आप लोग को मिल जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त के पास भी ये बाइक है, अराउंड 40 से 42 तक का जो माइलेज है वो मिल जाता है, 42 kmpl तक का, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। और अब देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि इंजन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलेगी। बाकी 0 to 60 कितने सेकंड्स में अच्छी हुई है वो तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। और मैं इतना कह सकता हूँ 4 से 5 हज़ार तक का जो ये आरपीएम है ना, मतलब आप कह सकते हैं 3.5 से 4.5 हज़ार का आरपीएम, वो एक स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं अगर आप लोग मतलब हाई स्पीड पर भी इसको अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो इस आरपीएम रेंज में अगर आप लोग चलाते हैं। और जहाँ तक बात है ब्रेकिंग की, तो आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। फ्रंट में जो एबीएस है उसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 70। ये देखिए मैंने 70 पे ब्रेक प्रेस किया है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि देखिए एग्रेसिव ब्रेकिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। जितना आप यहाँ पर ये जो ब्रेक है उसको पुल कर रहे हैं उतना अच्छा आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रेक से रिस्पांस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया ही रिस्पांस आपको मिल रही है। सामने में आप लोगों को 276 mm की यहाँ पर जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया ही। बाकी सामने में एबीएस है, लेकिन रोकते वक्त एबीएस ने अपना कोई इंट्रूशन बताया नहीं है। और चलिए अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे रियर ब्रेक के साथ। 60 पर ही यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करते हैं और देखिए ओह ये आपने देखा लास्ट में जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया तभी जाके हल्की सी स्लिप करी थी, बाकी इतना एक्सट्रीम कोई प्रेस करता है नहीं। रेयर में आप लोगों को 220 mm की ब्रेक मिल रही है। बाकी आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव ही है, लेकिन देखिए ये जो स्लिप करने वाली बात है ना, पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे इतना कौन सोचेगा कि यार इतना ही कैलकुलेटिव वे में इसको प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। पैनिक ब्रेकिंग पे आप दबा के प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे स्लिप हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, रियर के संग संग बाद आपको फ्रंट अप्लाई करना है। चलिए रियर के संग संग बाद मैंने फ्रंट अप्लाई कर दिया था 70 पे। ये देखिए आराम से आप रोक पा रहे हैं बाइक को। मेरे हिसाब से देखिए ब्रेकिंग में इस गाड़ी में आप लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और दोस्तों अगर आप सस्पेंशन या फिर ओवरऑल हैंडलिंग की बात करेंगे तो जब आप इस तरीके से गाड़ी के साथ खेलना चाह रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो ये कि गाड़ी की वेट 142 किलोग्राम है। अगर आप अपाचे में देखते हैं तो उससे कम ही है, वहाँ पर 146 है। तो ये एक बात यहाँ पर है। और गाड़ी दाया बाया भाग नहीं जा रही है, आपकी कंट्रोल में। और क्योंकि यहाँ पर यूएसडी लगी है तो यूएसडी से एक जो फील है ना, मतलब वो स्टिफनेस वाली फील, वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। और हाँ, स्टिफर साइड पर ही है। यूएसडी का काम ही है कि मतलब थोड़ी सी स्टिफर साइड पर रहे ताकि आपको हैंड मतलब जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो या फिर हाई स्पीड टॉप स्पीड पर हो तो अच्छी आप लोग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। और वो ये बाइक बिल्कुल कर भी रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड देन अगर आप लोग रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो एक बार इसको यहाँ पर उतार दे। और जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर से भी चला रहे हैं ना, इसको यहाँ पर तो नहीं उतारेंगे भाई, पानी वगैरह था। ये देखिए जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर से जा रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि रियर सस्पेंशन भी स्टिफर साइड पर ही है, लेकिन काफ़ी हद तक जर्क जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा गड्ढे पर जाएंगे फिर तो मोनोशॉक आपको समझाएगी, लेकिन जब आप छोटे मोटे कुछ इस तरीके से गड्ढों पर जा रहे हैं काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन देखिए डेफिनेटली वो जो झटका है, जब मैं ज़्यादा यहाँ पर कुदा रहा हूँ बाइक को, तो वो समझा भी रही है। तो इस तरीके से सस्पेंशन का ओवरऑल फील आप लोगों को मिल रहा है। बाकी 795 mm थोड़ी सी ऊँची सीट पर आप बैठे हैं, रियर फिटेग एक स्पोर्टी जो राइडर पोजिशन है वो आपको मिल रहा है, तो वो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा रियर व्यू बिल्कुल आपको निकाल कर दे रही है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ब्लूटूथ मिल जाता तो कुछ और ही बात बनता, लेकिन ठीक है, नो नॉनसेंस बाइक है। जितना एक राइडर को चाहिए राइड कंप्लीट करने के लिए, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी स्पेशियस सीट तो है ही, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा रियर व्यू भी ओवरऑल निकाल कर दे रही है।
ठीक है। बाकी देखिए, मैंने आपको इस बाइक के साथ जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। ओवरऑल अगर आप, जैसे मैं हाईवेज़ पर चला रहा हूँ भाई, मुझे मज़ा ही आ रहा है। तो चलिए, इस बाइक के बारे में बात हो चुकी है और अब बात करते हैं अबाउट अपाचे 164V। और दोस्तों, अब यहाँ पर बारी है अपाचे 164V स्पेशल एडिशन डुअल चैनल ABS वर्जन की। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, ये सीट जो है आपको 5 mm ज़्यादा ही मिल रहा है, 800 mm, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना, तो सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी ज़्यादा दब रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई उससे आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सीट हाइट पर बैठा है, ऐसा फील नहीं होगा। ये किस लिए नहीं है? क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा दब रही है, वो मैंने आपको भी बताया है। अब देखिए, जो रियर फिटेड फुट पे गया, ये चीज़ आपको सेम ही मिल रही है। बाकी वहाँ पर स्प्लिट सीट थी, यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस है। और चलिए, अब देखिए, जब आप यहाँ पर हैंडल बार की तरफ देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी चौड़ी आपको बिल्कुल फील होगी, और यहाँ पर ना आपको हल्का सा ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। तो स्पोर्टी जो राइडर पोजीशन है यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगी व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट 2.0। अब देखिए, 3 मोड आपको मिलेगा, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट मोड। मैंने अभी स्पोर्ट मोड में इसको शिफ्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। तो ये देखिए, ये एक बात है, मतलब देखिए, मैं ऑनेस्टली आप लोगों से कहूँगा, पावर में तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 17.5, इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही है, ठीक है। वहाँ पर 17.26 या फिर आप कह सकते हैं 17.33 जो PS की पावर है वो आपको मिल रहा था। लेकिन देखिए, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा है और यहाँ पर टॉर्क हल्की सी कम है, तो ऐसा नहीं है कि चलाते वक्त इनिशियल एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन डेफिनेटली हॉर्नेट में थोड़ी ज़्यादा वो जो खींच रही है ना बाइक, वो आप लोगों को फील बिल्कुल होगा। और अभी देखिए, यहाँ पर टॉप एंड में क्या होगा वो एक्सेलरेशन के बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ की कमी आपको फील होगी, वो है स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर क्या है, चाहे आप ये क्लच देख रहे हो, चाहे यहाँ पर आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हो, यहाँ पर ये 3 स्टेप एडजस्टेबल है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग ये क्लच देख रहे हैं ना, तो इट्स ऑन द मिड साइड, जबकि वो देखिए यहाँ पर हॉर्नेट सामने खड़ी है, तो हॉर्नेट में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर मिल रही थी। तो ये एक बात आप लोगों को डेफिनेटली फील होगी। एंड देन जब आप इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर आपको बिल्कुल महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हॉर्नेट के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर आपको फील होगी। वहाँ पर हल्का सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको एफर्ट थोड़ी सी कम लगानी पड़ रही है। और जैसे मैंने आपको हॉर्नेट में भी करके बताया था, चलिए यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों, ट्राई करते हैं। फर्स्ट गियर पे ऑलरेडी बाइक रखी हुई है, स्पोर्ट मोड पे 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। $60 आप लोगों ने देख लिया है। टाइम फॉर 100। भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब देखिए, वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा यहाँ पर 85 के बाद समझ में आती है, लेफ्ट फुट पेग पे स्पेशली। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, स्मूथनेस के मामले में हॉर्नेट आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल फील हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हेलन हेवन का डिफरेंस है, वहाँ पर भी 90-95 तक समझ में आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 85-90 तक समझ में आ रही है, वो जो बज़ वाला फील है। तो ये एक डिफरेंस जो वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड आपको हॉर्नेट फील हो सकती है, लेकिन एक बात है, चाहे आप 0 to 60 देख रहे हो या फिर 100, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी। लेकिन मुझे यहाँ पर जो फील हुई है ना, क्योंकि हॉर्नेट में वो जो टॉर्क ज़्यादा है, वो आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेलरेशन बिल्कुल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मतलब थोड़ा तो गैप रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉर्नेट बहुत आगे निकल जाएगी, बहुत पीछे रहने वाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ही क्यों ना हो, लेकिन हॉर्नेट आपको आगे जाती हुई दिखेगी। और हाँ, डेफिनेटली अगर आप लोग टॉप एंड देख रहे हैं, तो हॉर्नेट थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर टॉप एंड निकाल कर दे सकती है। टॉप स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है यहाँ पर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, मैं वही कहूँगा हॉर्नेट की तरह ही मैं यहाँ पर भी कहूँगा 110 तक आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। अपने हिसाब से चलाइए, रोड की स्पीड लिमिट को मान कर चलाइए, एंड ऑलवेज सेफ राइड कीजिए, ठीक है। और साथ ही मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऑयल कूलिंग सिस्टम यहाँ पर कंपनी ने ऐड किया हुआ ना, इसकी वजह से डेफिनेटली अगर आप लोग हाई स्पीड पर ज़्यादा देर तक चला रहे हो, या फिर अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे बाइक को ज़्यादा लेकर निकल रहे हो, तो भले ही आप लोगों को मतलब शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा दोनों ही इंजन में फ़र्क समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप इंजन को लॉन्ग रन पे देखेंगे ना, मतलब ज़्यादा दिनों तक अगर आप लोग इंजन को चलाएंगे, तो यहाँ पर इंजन जो आप कह सकते हैं क्वालिटी है, वो थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। एंड वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, ऑयल कूलिंग यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना,
अब देखिए फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 90 की टायर मिल रही है, रियर में आप लोगों को 130 सेक्शन के मिल रहे हैं, लेकिन हाँ 130 भले ही है लेकिन ये आप लोगों को रेडियल मिल रही है। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को हॉर्नेट में समझ में आ सकता है। ये भी ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉर्नेट में थोड़ी सी बेहतर आपको फील हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और एक बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, देखिए इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम है ऐसा मुझे यहाँ पर भी कुछ समझ में वैसे आई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैं अभी कह रहा था लॉन्ग रन में अगर आप लोग देख रहे हैं 2-4 साल बाद इंजन की क्या मतलब स्थिति रह सकती है, तो अगर आप लोग दोनों दोनों बाइक को कंपेयर कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने दोनों बाइक को सही सही मतलब मेंटेनेंस वगैरह पे डाला हुआ है तो ये थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देती हुई दिखेगी, क्योंकि अगेन कहूँगा ऑयल कूलिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। और माइलेज अगर आप लोग इसको जैसे मैंने अभी स्पोर्ट मोड में चलाया ताकि मैक्सिमम पावर टॉर्क मिल सके, लेकिन अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चलाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को माइलेज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट 40 से 45 के बीच में। और अभी देखिए GTT टेक्नोलॉजी जो है वो भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। 5th गियर पे शिफ्ट करके अगर मैं इसको क्लच एंड थ्रॉटल रिलीज कर देता हूँ तो आप लोग देखिए अभी आराम से गाड़ी हल्का हल्का थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी, एटलीस्ट 20-22 तक की तो स्पीड लेगी ही। ये देखिए अभी अराउंड 23-24 की स्पीड ले रही है। और मान के चलिए आप हेवी ट्रैफिक पर है, 2nd गियर पे आपने गाड़ी को शिफ्ट कर दिया है, क्लच थ्रॉटल रिलीज कर दिया है, अब 10-11 तक की स्पीड पे ये चलेगी, ये देखिए ठीक है 10-11 का स्पीड ले रही है। तो ये बहुत कारगर तकनीक है, बहुत सही काम करती है, स्पेशली अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर हैं। इंजन स्टॉलिंग से भी बचाती है और माइलेज को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग 60 तक ले चलेंगे और 70 तक चलिए लेके चलते हैं इसको। एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, ब्रेकिंग में मुझे एज सच वहाँ पर देखिए देखा जाए तो वहाँ पर 276 mm की थी और यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट पे 270 mm की जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को मिल रहा है। बट मैं आप लोगों को कहूँगा यहाँ पर फ्रंट ब्रेक में एटलीस्ट ब्रेकिंग में यहाँ पर कोई जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल रहा है, वहाँ पर सिर्फ फ्रंट ब्रेक में ही आप लोगों को ABS मिल रहा था। और चलिए यहाँ पर अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी यहाँ पर ले चलते हैं अराउंड 60 तक एंड देन रियर ब्रेक को भी मैंने प्रेस कर दिया है। ये देखा आप लोगों ने एक कूं सा आवाज आया था और यहाँ पर बिल्कुल जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है ना, ABS की जो इंट्रूशन है वो जो ABS काम कर रही है वो समझ में आ रहा है। वो छोड़ी पकड़ी वाली बात यहाँ पर बिल्कुल है जो मुझे हॉर्नेट में समझ में नहीं आई थी। और हॉर्नेट में हल्का सा जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस किया था रियर ब्रेक को तो स्लिप भी करी थी। तो यही कमाल होता है ABS का कि अगर आप लोग पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हैं, अगर आप लोग रियर ब्रेक को कस के भी पकड़ रहे हैं तो भी रियर टायर स्लिप नहीं करती, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है इसके पास। बाकी देखिए वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव नेचर की ही थी, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव नेचर की है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं पट से रोक दे रही है, ऐसा दोनों ही बाइक में आपको समझ में नहीं आने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक को यूज़ करके बताऊँ तो चलिए उसको भी यूज़ कर लेते हैं। 60 तक लेके चलेंगे एंड देन रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ये देखिए तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों मतलब अगर आप लोग फ्रंट एंड रियर दोनों ब्रेक को ओवरऑल देख रहे हैं, मेरे ख्याल से चाहे आप हॉर्नेट यूज़ कर रहे हो या फिर इस बाइक में आप लोग देख रहे हो, ब्रेकिंग में एज सच कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ बाकी ये आप देख लीजिए, ये जब आप मोड़ रहे हैं तो देखिए ये हॉर्नेट में क्या था, वहाँ पर आप लोग को जो फ्रंट आप जो सस्पेंशन है वहाँ पर आप लोग को USD मिल रही थी, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा थी, कॉन्फिडेंस आप लोग को ज़्यादा मिल रही थी। तो हाँ कॉन्फिडेंस यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, मतलब कॉर्नरिंग में ये बाइक भी बुरी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ USD हॉर्नेट कॉर्नरिंग में आप लोग को बेटर जो ओवरऑल आप कह सकते हैं फील है वो आपको देगी। बाकी ब्रेकिंग की जो समरी है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ओवरऑल ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रियर की स्पेशली अगर बात करी जाए वहाँ पे 220 mm की थी, यहाँ पर 240 mm की डिस्क आप लोगों को मिल रही है, लेकिन दोनों ही प्रोग्रेसिव नेचर आपको मिलेगी। और ओवरऑल भी अगर आप लोग देख रहे हैं ना, रियर के संग संग बाद फ्रंट को अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो समझ में आपको नहीं आएगा। लेकिन डेफिनेटली रियर ब्रेक को जब आप कस के पकड़ रहे हैं ना, जब एक्सट्रीम जब आप ब्रेक कर रहे हैं रियर ब्रेक को, तो हॉर्नेट में फिसल सकती है जो यहाँ पर नहीं फिसल रही है बिकॉज ऑफ डुअल चैनल ABS। रियर में भी यहाँ पर आपको ABS मिल रहा है जो आप लोगों को हॉर्नेट में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सेफ्टी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली चीज़ आप लोगों को बेहतर देखने में मिलेगी, स्पेशली अगर आप लोग रियर ब्रेक को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ओवरऑल अगर आप लोग इसकी सस्पेंशन या फिर अगर आप लोग हैंडलिंग देखते हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना, देखिए भाई साहब एक बात तो है, मतलब यहाँ पर क्योंकि वो USD नहीं है तो वो स्टिफनेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई जो मुझे हॉर्नेट में समझ में आ रही थी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है फिर बाइक इधर उधर भाग जा रही है, बात वैसा नहीं है। लेकिन USD होने की वजह से हॉर्नेट में कंट्रोल आप लोगों को बेटर मिल रहा था। लेकिन एक बात तो है,
वहाँ पर 142 किलोग्राम वेट है और यहाँ पर 146। लेकिन जब आप चला रहे हैं ना, वेट यहाँ पर ये जो 4 किलोग्राम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो फील नहीं हो रही है, लेकिन हाँ फिर भी आप कह सकते हैं हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वेट इसकी बाइक में है, वो तो आपको फील होने वाली है, ये एक बात है। अच्छा, अब सस्पेंशन की जहाँ तक कंप्लीट बात है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, रियर सस्पेंशन जब आप देख रहे हैं ना, तो जब आप ऐसे कुछ गड्ढों पर से भी गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि हॉर्नेट के मुकाबले यहाँ पर जो रियर में मोनोशॉक आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको दे सकती है। देखिए, मोनोशॉक यहाँ पर भी है तो झटका फील नहीं कराएगी, वो बात तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी, जैसे आप लोग को हॉर्नेट में नहीं मिल रही थी। लेकिन हॉर्नेट में क्या है, झटका अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे थे तो इसके मुकाबले वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पर जब आप गड्ढे में जा रहे हैं तो झटका आप लोगों को थोड़ा सा कम फील कराएगी। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है आप लोगों को रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही थी। बाकी सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिल रही है, और मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पे आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि बहुत ज़्यादा दोनों में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन टॉप एंड में अगर आप लोग जा रहे हैं या फिर इनिशियल एक्सेलरेशन में हल्की सी जो वो बेटरमेंट फील है वो आप लोगों को हॉर्नेट में थोड़ी ज़्यादा बिल्कुल देखने में मिल सकती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी देखिए, ओवरऑल राइड में तो ये भी आप लोग उतनी मज़े देने वाली है। माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर करीबन 45 किलोमीटर तक की मिल जाएगी अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं फन टू राइड बाइक तो है ही। अगर आप लोग एवरीडे राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी बहुत सही है। अगर आप लोग हाईवेज पे निकलना चाहते हैं हॉर्नेट की तरह, तो भी आप लोग इसको लेकर निकल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब कोई तकलीफ ये बाइक नहीं देगी। लेकिन अगर आप लोग स्पेशली कॉर्नरिंग देख रहे हैं या फिर ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, तो हॉर्नेट आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल महसूस हो सकती है। तो इस बाइक के बारे में तो बात कर लिया है, और चलिए अभी हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे, देन फाइनली एक डिसीजन बनाते हैं कि आप लोगों के लिए सही कौन सा बाइक है, ये वाली या फिर हॉर्नेट। और दोस्तों, अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, आप लोग 5,000 रुपये तक का प्राइस गैप दोनों ही बाइक में देख पा रहे हैं। हॉर्नेट में आप लोग 5,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को वो रॉ वाली फीलिंग चाहिए ना, ठीक है, जैसे कि टायर्स वगैरह आप लोगों को मोटी चाहिए, थोड़ी सी बेहतर एक्सेलरेशन, थोड़ी सी बेहतर हैंडलिंग, माइलेज भी आप लोगों को 40 किलोमीटर तक की चाहिए, एंड होंडा की वो जो भरोसा है, भरोसेमंद इंजन, वो आप लोगों को चाहिए। और साथ ही आप लोग ये भी चाहते हैं कि बाइक को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग राइड पर लेके जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा वो अपराइट राइड पोजीशन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पिलियन के साथ भी अगर आप लोग राइड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से होंडा हॉर्नेट 2.0 आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं कि एक बाइक रहने वाली है। लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस्ड बाइक चाहिए, जहाँ आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर TVS की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मतलब सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, स्पेशली आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करते हैं, आपको वो नॉर्मल वाली सीट चाहिए ताकि फैमिली के साथ राइड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्सीलरेशन भी आप लोगों को गजब की चाहिए। ब्रेकिंग आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। डुअल चैनल ABS भी आप लोगों को चाहिए, और फीचर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को मिल गया। देन ये जो GTT टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए, और माइलेज भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 40-45 किलोमीटर तक की, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर ये जो TVS अपाचे RTR 164V विथ राइड मोड स्पेशल एडिशन विथ डुअल चैनल ABS वर्जन है, ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। ये भी बढ़िया बाइक है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि दोनों में ही कुछ चीज़ों की अपडेट की भी ज़रूरत है, जैसे वहाँ पर अगर ऑयल कूलिंग या फिर अगर ये डुअल चैनल ABS मिलती तो शायद और बेहतरीन होता, और यहाँ पर अगर USD मिल जाती तो विथ बेटर फ्रंट टायर तो शायद ये और बढ़िया हो सकती थी। अब देखिए, दोनों बाइक में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरा क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस है, मेरा जो ओपिनियन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के लिए कौन सा सही है, यहाँ पर हॉर्नेट या फिर यहाँ पर अपाचे 164V। ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।